Hello everyone, myself अविनाश मदेशिया करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो ये हमारे अवतार सीरीज का आज फिजिक्स का पहला हमने यूडीएम किया था, दूसरा डुअल नेचर किया था, तीसरा एटम किया था, चौथा चैप्टर है न्यूक्लियाई। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया फोर्थ चैप्टर है न्यूक्लियाई है। और नीट अवतार सीरीज में 25 मिनट में हम लोग किस चैप्टर को निपटाते हैं। ये जो चैप्टर है इसमें थियरी बहुत ज़्यादा है, भर भर के थियरी है। तो ठीक है, तो थियरी का अलग से मैं पीडीएफ आपको बना के दूंगा ताकि उस थियरी को आप पढ़ें और ये फॉर्मूला याद करें जो मैंने लिखवाया है, फॉर्मूले और कुछ कंसेप्चुअल। तब आके शाम में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। 9 बजे क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन 1 होगा, पार्ट 1 होगा, 1 घंटे का होगा। और टोटल हमको 150 क्वेश्चन करने हैं इस चैप्टर में, क्योंकि PYQ ही लगभग 90 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। पहला चीज़ देखो, कहीं पर भी AXZ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि जो ये कोई भी एलिमेंट है तो जो जेड होगा वो उसका एटॉमिक नंबर होगा, ए होगा एटॉमिक मास होगा, सबको पता है। ठीक। और ए जो हमारा होता है यानी मास नंबर, मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? न्यूट्रॉन उतना ही तो होगा जितना हमारा टोटल मास नंबर होगा, उसमें से हम लोग अगर एटॉमिक नंबर को घटा दें तो हमारा नंबर न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, सबको आती हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। और एटम का जो साइज होता है लगभग 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में होता है, लेकिन न्यूक्लियस का जो साइज होता है 10⁻14 इंटू 10⁻15 मीटर के रेंज में होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आइसोटोप का मतलब होता है, जेड को सेम करो, आइसोटोप का मतलब होता है एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास डिफरेंट होगा। आइसो बार का मतलब होगा मास सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। आइसोटोन का मतलब होगा, टोन मतलब न्यूट्रॉन, आइसो मतलब सेम, तो सेम नंबर न्यूट्रॉन होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे हमेशा काम आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सब का काम हमेशा आएगा क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी वगैरह निकालने में। ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होता है 1.0072 म्यू, इसको लिख सकते हो 1 म्यू। मास ऑफ न्यूट्रॉन इतना होता है 1.008, लिख सकते हो 1 म्यू। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को 0 म्यू लिख सकते हो, मास ऑफ हाइड्रोजन को 1 म्यू लिख सकते हो। ठीक है। तो 1 म्यू और ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, इनका ज़्यादा यूज आता है। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1840 यानी 1840 टाइम्स जो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और 1 म्यू का मतलब क्या होता है? 1.67 इंटू 10⁻24 kg। ये मैंने फिर वहाँ पर भी बताया था, क्या बोलते हैं, ये देखो, मास ऑफ जो प्रोटॉन होगा वो होगा 1840 ME, और 1 म्यू का जो होगा 1.67 इंटू 10⁻24 kg। और ये चीज़ मैंने तुम्हें केमिस्ट्री में भी बताई थी। ठीक है। अब आ जाओ रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई इक्वल टू होता है R0 A⁴ 1/3। ए हमारा क्या है? एटॉमिक मास है। ए हमारा क्या है? एटॉमिक मास। अरे मैंने यही बोला ना, जेड है, कोई एक्स है और ये है, तो हमारा क्या है? ये मास नंबर होता है, इसको एटॉमिक मास बोल देते हैं। और जेड हमारा क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है। तो वही सेम चीज़ है, हमने लिख दिया R0 A⁴ 1/3। R0 हमारा क्या है? 1.2 फर्मी है। R0 क्या होता है? 1.2 फर्मी होता है, FM होता है, फर्मी ना बोलो FM बोलते हैं सीधे। और FM का वैल्यू होता है 10⁻15 मीटर। तो कहीं भी रखना तो 10⁻15 मीटर रख के A⁴ कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? यहाँ से देखो रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से रेडियस हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रेडियस हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁴ 1/3। ये होगा ना। ठीक है। जो वॉल्यूम होगा डायरेक्टली बस टू ए होगा यानी एटॉमिक मास होगा। और जो डेंसिटी होता है इंडिपेंडेंट होता है, A⁴0 का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, यानी डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास, ये कह रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मास जो होता है हमारे पास दो तरह से मास आ जाते हैं, एक होता है एब्जॉर्ब मास, एक होता है मतलब जो हम लोग देख रहे हैं वो एब्जॉर्ब्ड मास होगा, और एक होगा एक्सपेक्टेड मास, कैलकुलेट करने में कितना आता है। तो एब्जॉर्ब्ड मास जो होता है, ऑब्जॉर्ब्ड मास, वो मास स्पेक्ट्रोमीटर से आता है। और जो एक्सपेक्टेड होता है, हम लोग न्यूक्लियस को मास को जोड़ देते हैं। न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास को जोड़ देंगे तो ही तो हमारा होगा ना मास। मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ दो, आ जाएगा। तो देखो, तो मास जो ऑब्जर्व्ड होता है उसका वैल्यू हो जाता है मास ऑफ एटम माइनस जेड इंटू ME, यानी कि टोटल। देखो क्या होता है न्यूक्लियस में, टोटल क्या होता है भैया? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमको टोटल एटम में से अगर हम लोगों ने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को घटा दिया तो हमारा आ गया ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों बचेगा। तो वही लिखा हुआ है कि मास ऑब्जर्व जो होता है तो मास ऑफ एटम माइनस जेड इंटू ME होता है। मास ऑफ एटम लिख सकते हो M, और ये एटम का ये वैल्यू AXZ माइनस ZM, इसी से काम हो जाएगा, ऊपर वाले से कोई दिक्कत नहीं है। और M एक्सपेरिमेंटल
एक्सपेक्टेड बोल सकते हो, एम एक्सपेरिमेंटल नहीं बोलना, एम एक्सपेक्टेड। एम एक्सपेक्टेड क्या हो जाएगा, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। अभी मैंने बोला कि जो मास एक्सपेक्टेड होता है न्यूक्लियन से आता है, तो देखो न्यूक्लियन से यहाँ पे देखो मास, ये प्रोटॉन हो गया, और ये ए माइनस जेड क्या होता है भैया, न्यूट्रॉन जो होता है, ए माइनस जेड क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो कितना न्यूट्रॉन है इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये जेड कितना एटॉमिक नंबर, मतलब कितना मतलब प्रोटॉन है इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ये लिखना है हमको। तो ये दो चीज़ें तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए। देखो तो दो मास हो गया ना, एक्सपेक्टेड कुछ और है, अब जब कुछ और आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, कुछ ना कुछ इन दोनों में गड़बड़ी है। तो उसी गड़बड़ी को हम लोग बोलते हैं क्या, उसी गड़बड़ी को हम लोग बोलते हैं क्या, देख लो यहाँ पे। और हमेशा याद रखना कि जो मास एक्सपेक्टेड आएगा वो हमेशा ऑब्जर्व से ज़्यादा होता है, जो एम एक्सपेक्टेड होगा हमेशा मास ऑब्जर्व से ज़्यादा होता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या हो जाएगा, मास एक्सपेक्टेड ज़्यादा था तो मास एक्सपेक्टेड माइनस मास ऑब्जर्व, इसको सॉल्व कर लो तो जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन हो जाएगा, एक्सपेक्टेड हो गया, और मास ऑब्जर्व को हटा देना। सब कुछ अभी जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे शाम के टाइम में तो कैसे अप्लाई करना है तुरंत सीख जाओगे। ठीक, अगर एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर होता है ना। तो अगर केजी में पूछेगा एनर्जी, जैसे मास दे दिया 0.5 ग्राम, तो केजी में अगर पूछा तो मास इन केजी इंटू सी स्क्वायर लिख दोगे। अगर एएमयू में पूछेगा तो मास इन एएमयू, जितना भी मास एएमयू में दिया उतना, इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो डेल्टा ई भी है, यानी जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वो भी हमारा एम सी स्क्वायर के बराबर ही होता है। ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम जो होगा 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और ड्यूट्रॉन का होता है 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये दोनों मैंने, आप लोग सोच रहे होंगे मैंने क्यों लिख दिया, तो ये दोनों आप लोग याद कर लो, क्योंकि बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। बार बार आप वहाँ पे सॉल्व करने के लिए अगर करोगे तो टाइम लगेगी, नहीं तो दो ही बस बोल रहा हूँ ना, दो ही याद करने, हीलियम का, ड्यूट्रॉन का, याद कर लो, हर जगह काम आएगा। ठीक, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब होता है, कहीं पर भी EBN लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी बाइंडिंग पर न्यूक्लियन। ठीक है, ये जो है स्टेबिलिटी को मेजर करता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी बाइंडिंग एनर्जी है उसको उसके मास नंबर से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, जैसे मान लो हीलियम का दिया है 400, तो उसके मास नंबर से डिवाइड कर दो, हीलियम का मास नंबर कितना होता है, 4 होता है, खत्म, 100 आ जाएगा। तो EBN इक्वल टू हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर। हमेशा याद रखना, अगर हाइयर बाइंडिंग एनर्जी है तो हाइयर स्टेबिलिटी नहीं होगा, गलती हो जाता है। हायर स्टेबिलिटी तभी होगा जब वो हाइयर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, पर न्यूक्लियन अगर ज़्यादा होगा तभी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं है कि हाइयर एनर्जी है तो बाइंडिंग एनर्जी है तो हाइयर स्टेबिलिटी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। एनर्जी जितना ज़्यादा होता है स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, उतना ज़्यादा उछलेगा कूदेगा, जितना ज़्यादा पैसा है उतना ज़्यादा उछलोगे कूदोगे ना, तो स्टेबिलिटी, एनर्जी जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना कम होगा। बट अगर वही एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियन होगा तो जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। मुझे लगता है कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर रिएक्शन कोई दिया होगा कि इफ रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिया है, तो एक चीज़ याद रखना, जो पेरेंट का मास होगा वो डाटर के मास से ज़्यादा होगा। पेरेंट का मास मतलब जो रिएक्टेंट होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसको डाटर बोलते हैं। तो रिएक्टेंट का जो मास होगा वो डाटर के मास से ज़्यादा होगा, और मास अगर बढ़ेगा यानी मास ज़्यादा होगा ना, देखो पेरेंट का मास ज़्यादा है तो मास ज़्यादा, इसका मतलब पेरेंट में एनर्जी ज़्यादा है, यानी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अभी बताया हूँ, ज़्यादा उछल कूद करेगा स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, यानी स्टेबल कौन ज़्यादा होगा, स्टेबल होगा डाटर, तो स्टेबिलिटी डाटर की ज़्यादा होगी पेरेंट से। ठीक, क्यू वैल्यू पूछता है, हर जगह पूछता है, हर जगह क्यू वैल्यू की बात आती है, एनर्जी ही है ये भी। तो क्यू वैल्यू देखो क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। जो भी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट दिया होगा उससे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को घटा दोगे तो क्यू वैल्यू आ जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी नहीं दिया है तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं, MC स्क्वायर से निकाल दो। ठीक है, सारी चीज़ें पहले बता रही हूँ, अभी ऊपर बता रहा हूँ ना, वही चीज़ जोड़ जोड़ के सारी चीज़ें होंगी। ठीक, और इसी को दूसरा फॉर्मूला होता है, देखो बाइंडिंग एनर्जी फिर से आगे MC स्क्वायर होता है ना, तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट कॉमन लेके C स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, वही हुआ। अरे यही हुआ ना, मास ऑफ रिएक्टेंट C स्क्वायर माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट C स्क्वायर, यही तो मैं बोला हूँ, MC स्क्वायर होता है। और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट अगर ज़्यादा होगा इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। Q का वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि बाइंडिंग मतलब ये Q वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, Q वैल्यू निगेटिव आ गई तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इतना ध्यान रखना, पॉजिटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, निगेटिव है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक, आगे बढ़ो। बाइंडिंग एनर्जी सजेस्ट करता है कि न्यूक्लियर फोर्स जो हमारा होता है ना वो मच ग्रेटर देन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूक्लियंस, या न्यूक्लियंस मतलब न्यूट्रॉन्स पर प्रोटॉन, टू हेल्ड टुगेदर इन टाइनी न्यूक्लियर वॉल्यूम। समझ गया ना,
कहता है न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज़्यादा होता है, बाइंडिंग एनर्जी ये सजेस्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व है। ये देखो कर्व ऐसे गया, ऊपर नीचे फिर ऐसे कांस्टेंट हो गया। तो देखो अगर एटॉमिक नंबर ए जो है हमारा, एटॉमिक नंबर नहीं होता ना, मास नंबर होता है, ए मास नंबर होता है, जेड होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, देखो सिंपल सी बात है, अगर ए इज लेस देन 30 यानी मास नंबर इज लेस देन 30 है तो इसका मतलब फ्यूजन होगा। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, दो छोटे छोटे मिलकर एक बड़ा बनाएंगे। अगर मास नंबर ग्रेटर देन 230 है तो फ्यूजन होगा। फ्यूजन मतलब बड़ा वाला टूट के छोटा छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। और ये जो बीच में होते हैं लगभग ये कांस्टेंट होते हैं। और आयरन जो होता है वो सबसे मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है, क्योंकि आयरन का जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और ये अवेलेबल जितने भी एलिमेंट है सबसे ज़्यादा होता है। इसका मतलब मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई क्या है, आयरन है, और 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ देखो लाइट न्यूक्लियाई को मैंने बोल दिया, ए से मैंने भी बोला ना कि लेस देन 30 अगर मास नंबर है तो फ्यूजन होगा, और बाइंडिंग एनर्जी जो होगा इंक्रीज करेगा विथ मास नंबर। देखो यहाँ तक ऐसे ऐसे बढ़ रहे हो, मास नंबर जैसे से मास नंबर, इधर देखो मास नंबर जैसे से बढ़ रहा है वैसे तुम देख रहे होगे कि ये बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ रही है। ठीक, मिडिल वेट वाले क्या होते हैं, 30 से लेके 170 तक जो मास नंबर वाले होते हैं वो मिडिल वेट वाले होते हैं, और उसमें क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। चेक कर लो, देखो बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट लाइक ऐसे कांस्टेंट आ जाती है। ठीक, और ये सजेस्ट करता है कि न्यूक्लियर फोर्स का एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। और जो हाईवी न्यूक्लियाई होते हैं यानी ग्रेटर देन 170 होते हैं, उसमें क्या होता है ईबीएन जो होता है डिक्रीज करता है, यानी बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज करता है अभी मास नंबर, और वहाँ पे क्या होता है फ्यूजन होता है। अभी बताया हूँ 170 से ज़्यादा मास नंबर होगा तभी फ्यूजन होगा, और ग्रेटर देन 230 होता है तभी फ्यूजन। वही चीज़ है, बड़ा हो गया तो फ्यूजन होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक, हीलियम और लिथियम में, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम एनर्जी इंक्रीज करता है मास नंबर के साथ। यही हमने बोला था ना कि लेस देन 30 तक एनर्जी जो है इंक्रीज करेगा मास नंबर के साथ। इसका मतलब हुआ कि लिथियम का ज़्यादा होना चाहिए हीलियम के साथ, लेकिन ऐसा नहीं होता, लिथियम का ज़्यादा नहीं होता हीलियम से। देखो यहाँ पे ये लिथियम है, ये हीलियम है, लिथियम का ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि मास नंबर ज़्यादा है, लेकिन हीलियम का ज़्यादा होता है। क्यों होता है देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों होता है, क्योंकि देखो हीलियम में कितने मास नंबर होंगे, 4 होगा, तो पेयरिंग करो NP दो पेयर हो गया, पेयरिंग 100%। लिथियम में क्या होगा NP एक अनपेयर हो गया ना, 7 होगा ना इसका, तो अनपेयर हो गया। इसका अनपेयर होने की वजह से क्या होता है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो जाती है। तो इतना याद रखना कि हीलियम का ज़्यादा होता है लिथियम से। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुई होगी। चलो, न्यूक्लियर जो फोर्सेज होते हैं, अभी थियरी में तुम्हें दूंगा, थियरी बहुत अच्छी खासी थियरी दूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना है। तो जो शॉर्ट में है वो चीज़ें जो उस थियरी में ना लिखी हूँ वो मैं यहाँ पे लिखवा दिया हूँ। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्सेज जो होते हैं नॉट ए सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स नहीं है, चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, मास इंडिपेंडेंट होते हैं, स्पिन डिपेंडेंट होते हैं, स्पिन पे डिपेंड करते हैं। चार्ज और मास पे नहीं करेंगे लेकिन स्पिन पे करेंगे, यानी कि सेम स्पिन का न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगा, अपोजिट स्पिन का न्यूक्लियर फोर्स कम होगा। ठीक है, और जो चार्ज इंडिपेंडेंट मास इंडिपेंडेंट होने की वजह से जो फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन होगा, फोर्स बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा, फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होगा, ये तीनों बराबर होता है क्योंकि चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करेगा, मास पे डिपेंड ही नहीं करेगा। ठीक, आगे आ जाते हैं हम लोग। देखो एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन, फ्यूजन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को मिला के जब बड़ा होता है तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और देखना 4 प्रोटॉन जो होते हैं मिल के 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हैं। फ्यूजन में क्या होती है, फ्यूजन मतलब बड़े से छोटे में तोड़ते हैं तो फ्यूजन होता है। ठीक है, फ्यूजन ऑफ ईच यूरेनियम, एक यूरेनियम का फ्यूजन करते हैं तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलती है। तो तुम्हें लग रहा होगा कि फ्यूजन में तो बस हमको 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिल रही है और फ्यूजन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो इसका मतलब फ्यूजन बहुत डेंजरस है। लेकिन गलत हो जाओगे, हमेशा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसका कितना होगा 26.7 अपन 4 प्रोटॉन 4 से डिवाइड करो 6.7, इसका होगा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन यूरेनियम का कितना होता है मास नंबर 235, डिवाइड करो 0.85। तो देखो इसका ज़्यादा हो गया ना, 6.7 हो गया, यानी कि फ्यूजन इज मोर डेंजरस देन फिजन, इसीलिए बोला जाता है। ठीक, और जो एनर्जी रिलीज होती है फ्यूजन में वो काइनेटिक एनर्जी या प्रोडक्ट के फॉर्म में होती है। 1 यूरेनियम एटम से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं जूल में, उसके याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और जो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमारी निकली उसमें से 93% जो होता है काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है, और केवल 7% ही ब्लास्ट हीट में जाता है, हीट वगैरह करने में जाता है। ठीक है, इतना याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस बेसिक चीज़ याद रखना। ठीक है,
देखो रिएक्टर में क्या होता है कि मतलब रिएक्शन आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, रुकेगी, ये सब देखते हैं। तो उसके लिए एक होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डिंग फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर और रिप्रोडक्शन फैक्टर को के फैक्टर बोलते हैं। उसका वैल्यू जो होता है वो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फॉर नेक्स्ट फ्यूजन स्टेप अपन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फॉर दिस फ्यूजन स्टेप। मान लो नेक्स्ट फ्यूजन स्टेप में 3 न्यूट्रॉन है, पहले में 1 था, इस वाले में 1 था, इस वाले मान लो 6 था, अगले वाले में 3 हो गया, फिर अगले वाले में बढ़ता है ना, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ऐसे मान लो। तो ये 6 हो गया, अपन इस स्टेप में 3, ऐसे करके निकाल लेंगे के का वैल्यू। अगर के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आया, इसका मतलब हो गया सुपर क्रिटिकल कंडीशन है, एक्सप्लोसिव वाली कंडीशन है, न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज होता है। अगर के का वैल्यू 1 आया, इसका मतलब होता है क्रिटिकल कंडीशन है, स्टडी स्टेट में है, चेन रिएक्शन में काम आएगा। और के का वैल्यू लेस देन 1 है तो सब क्रिटिकल है, शट डाउन होगा, रिएक्टर हमारा बैठ जाएगा। समझ गए? चलो एनर्जी कैसे निकालोगे? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको मालूम था, हो गया था यहाँ पे। तो एनर्जी इक्वल टू होगा मोल्स इंटू एन ए इंटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? पावर इंटू टाइम होता है ना। पावर इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी अपन टाइम। तो एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 0.1/100 mc²। ठीक, ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना, शाम में यूज करना सिखाऊंगा। डेल्टा एम जो होता है ना, वो 0.1% ऑफ मास होता है। तो डेल्टा एम हो जाएगा 1/1000 इंटू एम। एक चीज़ ये याद रखना, अगर डेल्टा एम कहीं पूछ लिया तो m/1000 कर देंगे। और एनर्जी पूछा तो मोल्स इंटू एन इंटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम करके 0.1/100 इंटू mc²। तुमसे अगर पूछ ले कहीं पे टोटल फ्यूजन पर सेकेंड, तुम लिखोगे क्या? इज इक्वल टू टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड अपन एनर्जी पर फ्यूजन। जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसको पावर बोलते हैं। ठीक है, यानी सीधे लिख सकते हो क्या? सीधे क्या लिख सकते हो यहाँ पे? सीधे लिख सकते हो पावर अपन एनर्जी पर फ्यूजन, पावर अपन एनर्जी। ठीक है, और देखो पावर इक्वल टू क्या होता है? एन इंटू ई होता है ना। पावर इक्वल टू एन तो होता है, डुअल नेचर में मैंने बताया था तुम्हें। तो टोटल फ्यूजन पर सेकंड क्या होगा? पावर अपन एनर्जी, वही सेम लिखा, पावर अपन एनर्जी, देखो यहाँ पे लिख दिया ना मैंने, वही चीज़ है। पेनिट्रेशन पावर कई बार बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा गामा का, फिर बीटा का, फिर अल्फा का। और आयनेशन पावर अल्फा का, फिर बीटा का, फिर गामा का। इसको याद रखना, हर जगह पूछी जाती है। ठीक, चलो अब आते हैं अच्छी चीज़ें। अब आ रही है मेन चीज़, रेडियो एक्टिविटी है ना। हाँ, देखो रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? अल्फा का मतलब होता है हीलियम न्यूक्लियाई, बीटा प्लस का मतलब होता है पॉजिट्रॉन, बीटा माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, और गामा का वैल्यू होता है हाई एनर्जी रेडिएशन। अगर बीटा दिया है, बीटा प्लस बीटा माइनस नहीं माना है, तो उसका मतलब हम लोग बीटा माइनस लेके चलेंगे। ठीक, और कोई भी फिजिकल चेंज करोगे, रेडियो एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, पहला डीके हमारा होता है अल्फा डीके, फिर बीटा, फिर गामा डीके। तो पहला अल्फा डीके में क्या होता है? हीलियम पार्टिकल्स हमारे निकलते हैं और एक एनर्जी निकलती है। तो इसमें क्या होता है, जितना भी हमारा मास नंबर होता है वो 4 से कम हो जाता है। मान लो मास नंबर 80 था तो अब 76 हो जाएगा। और जो जेड होता है, एटॉमिक नंबर होता है, 2 से घट जाता है। तो मास नंबर रिड्यूस बाई 4, एटॉमिक नंबर रिड्यूस बाई 2। ठीक है, और जो मास ऑफ पेरेंट होगा वो मास ऑफ प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा, यानी जो मास ऑफ इनिशियल जो मास रहेगा ये वाली, वो इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो 4 तो वैसे घट गया ना, तो ज़्यादा होगा। और जो डेल्टा क्यू जो एनर्जी होगी क्या होगी? डेल्टा mc² होगी। क्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा mx माइनस my माइनस मास ऑफ हीलियम इंटू c²। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर अल्फा डीके में एनर्जी पूछेगी, सीधे इसको लगा के हम लोग सॉल्व कर देंगे। मास ऑफ x माइनस मास ऑफ y माइनस मास ऑफ हीलियम, अरे यही हुआ मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी का स्क्वायर। देखो मास ऑफ रिएक्टेंट हमारा क्या mx है, यहाँ पे मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है? ये है और c², वही चीज़ है। ठीक है, तो ये हमारी होगी अल्फा डीके में। देखो दो चीज़ और, मान लो ये पेरेंट हमारा ए है, डाटर बनेगी कब? जब उसमें 4 घट जाएगा तब। और एक हमारा 4 जो निकलेगा, ये जो हुआ हमारा अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम, ये देखो हीलियम निकल रहा है ना, यहाँ पे ये लिख दिया मैंने। तो काइनेटिक एनर्जी जो अल्फा पार्टिकल होगी वो A-4/A इंटू क्यू होगी। और क्यू कहाँ से निकालो? यहाँ से निकाल लो, या पहले से दी होती है, लगभग कैसे में दी होती है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ डाटर क्या होगी? क्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ डाटर क्या होगी? टोटल क्यू में से अल्फा को घटा दो तो वो आ जाएगी, इसका मतलब हो जाएगा 4/A इंटू क्यू। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब पेरेंट टूटता है तो वहाँ पे टोटल एनर्जी, टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है, मास और एनर्जी नहीं कंजर्व होता है। मास और एनर्जी साथ में कंजर्व होता है। एक और एनर्जी कंजर्व नहीं, मास कंजर्व नहीं, एनर्जी और मास साथ में कंजर्व, तो हाँ
और यहाँ सबको मिल गया। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास भी होती है। तो अरे कल ही बताया था ना, एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। काइनेटिक एनर्जी आप अल्फा पार्टिकल जब यहाँ से निकालोगे इसके लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा अपन काइनेटिक एनर्जी ऑफ डाटर, मतलब अल्फा का और डाटर का क्या हो जाएगा, मास ऑफ डाटर अपन मास ऑफ अल्फा। ठीक है, इतना ध्यान रखना, उल्टा चलता है अल्फा और काइनेटिक एनर्जी उल्टा चलता है। ठीक है, अब देखो स्टेबिलिटी कंसेप्ट आ गया हमारे पास। स्टेबिलिटी जो होती है n/p की अगर रेशियो 1 से लेकर 1.2 में है तो स्टेबल होगा, लेकिन अगर n/p का रेशियो बढ़ गया तो अनस्टेबल हो जाएगा, n/p का रेशियो घट गया तो अनस्टेबल हो गया। n/p के रेशियो बढ़ने का सिंपल सा फंडा होता है, n/p का रेशियो बढ़ने का सिंपल सा फंडा होता है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। n/p का रेशियो बढ़ने का मतलब हुआ n इज ग्रेटर देन p हो गया। ठीक है, n/p लेस देन का मतलब हुआ n इज लेस देन p हो गया। ठीक, तो इसका मतलब होता है अगर n इज ग्रेटर देन p हो गया यानी n/p इज ग्रेटर देन 1 हो गया, इसका मतलब होता है बीटा माइनस एमिशन। और n/p इज लेस देन 1 यानी कि प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, ये p इधर चला जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो उसका होता है बीटा प्लस एमिशन। तो ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल। तो बीटा माइनस में क्या होता है, न्यूट्रॉन, हमेशा अगर हम बीटा माइनस में न्यूट्रॉन से शुरुआत करते हैं और बीटा प्लस में प्रोटॉन से। तो न्यूट्रॉन से क्या बनता है 1p1 -1 बीटा 0, और ये -1 बीटा 0 है क्या, इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल्स होता है। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। और ये जो 1 बीटा 0 है वो पॉजिट्रॉन है, जहाँ पॉजिट्रॉन निकलता है वहाँ न्यूट्रिनो निकलता है। तो आफ्टर बीटा माइनस एमिशन n/p का रेशियो क्या हो जाएगा, पहले ज़्यादा था, n/p का रेशियो ग्रेटर देन 1 था ना, तो अब कम हो जाएगा। कम ही तो करना था स्टेबिलिटी के लिए, ज़्यादा था तो कम कर दो, 1 से 1.2 के रेंज में लाना था, तो स्टेबिलिटी आ गई हमारे पास। बीटा प्लस एमिशन के बाद n/p का रेशियो क्या था, पहले कम था, n/p का रेशियो लेस देन 1 था, उसको बढ़ाना था हमको, बढ़ा देंगे, बढ़ जाएगा। तो स्टेबिलिटी कंसेप्ट था बीटा माइनस बीटा प्लस। अब देखो एक चीज़ याद रखना, इलेक्ट्रॉन लाइक के साथ एंटी न्यूट्रिनो होगा और बीटा माइनस में न्यूट्रॉन पहले होगा, न्यूट्रॉन से निकालोगे प्रोटॉन, और बीटा प्लस में प्रोटॉन से मिलता है न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो। ठीक, बीटा माइनस डी के में क्या करो, जो मास है उसको सेम रखो, बस एटॉमिक नंबर को 1 से बढ़ा दो, एटॉमिक नंबर में 1 जोड़ दो। ठीक है, और जो एनर्जी होगा mx माइनस एम इंटू सी स्क्वायर कर दो। बीटा प्लस डी के में क्या होता है, मास को सेम रखो, एटॉमिक नंबर को 1 से घटा दो, माइनस में 1 से बढ़ा दो और बीटा प्लस में 1 से घटा दो। और एक इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है बीटा प्लस वाला, और बीटा प्लस वाला रियल में देखा जाए तो मतलब एनर्जेटिकली देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, इसका हो जाएगा Q mx माइनस एम वाई माइनस 2m इंटू सी स्क्वायर। और Q जो है निगेटिव में आंसर आएगा क्योंकि इंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो Q निगेटिव में आएगा। अभी स्टार्टिंग में बोला Q पॉजिटिव है तो एक्सोथर्मिक, निगेटिव है तो इंडोथर्मिक। तो ये हमारा हो गया Q वैल्यू बीटा प्लस का। बीटा प्लस में 1 घटाते हैं, बीटा माइनस में 1 जोड़ते हैं। ठीक है, ये देखो Q का एक फॉर्मूला और होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो। ठीक, यहाँ से सॉल्व करना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसका, पॉजिट्रॉन का पूछेगा तो भी Q होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा प्लस मैक्सिमम पूछेगा तब भी Q होगा। ठीक है, कंसेप्चुअल देख लेना एक बार। देखो के कैप्चर क्या होता है, के कैप्चर भी एक होता है हमारे पास, जो हमारा बीटा प्लस की तरह ही रेडिएशन होता है, लेकिन वो रेडिएशन नहीं होता है, लाइक बीटा प्लस होगा लेकिन रेडिएशन नहीं होगा। तो इसमें Q वैल्यू क्या हो जाएगी, mx माइनस एम वाई सी स्क्वायर सॉरी, तो mx माइनस एम वाई इंटू सी स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि अभी जस्ट मैंने दिखाया था mx माइनस एम वाई सी स्क्वायर बीटा माइनस का भी होता है। तो बस एनर्जी याद रखो, लेकिन ये होता है क्या, के कैप्चर जो होता है बीटा प्लस की तरह होता है बट रेडियो एक्टिव नहीं होता है, लेकिन जो फार्मूला है Q वैल्यू का वो mx माइनस एम वाई इंटू सी स्क्वायर होगा। ठीक, जो गामा फोटॉन्स होते हैं हमारे पास वो कैरेक्टरिस्टिक सिग्नेचर होते हैं न्यूक्लियाई के। ठीक है, और जो गामा एमिशन होता है वो कभी भी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को चेंज नहीं करता है, इतने दोनों चीज़ें याद रखना। ठीक, और जो गामा डी के होता है उसमें एटॉमिक नंबर मास नंबर कुछ भी चेंज नहीं होता। ठीक है, यानी एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होता। और गामा डी के तभी होगा जब अल्फ़ा और बीटा, यानी कि या तो अल्फ़ा डी के हो गया हो या अल्फ़ा बीटा डी के हो गया हो, तभी होगा। अल्फ़ा एंड बीटा डी के मत लिखना, ये नहीं कि पहले अल्फ़ा होगा फिर बीटा होगा देन गामा होगा, या तो अल्फ़ा के बाद गामा हो जाए या तो बीटा के बाद गामा हो जाए। ठीक, सॉरी, जैसे पूछ लिया तुमसे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ अल्फा को करने क्या करोगे, ए इनिशियल माइनस ए फाइनल अपन 4 कर दोगे। नंबर ऑफ बीटा पूछ लिया तो जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल माइनस 2n अल्फा, जो अल्फा आएगा नंबर ऑफ अल्फा यहाँ पे पुट कर देंगे। क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, इतना दिया है। अल्फा इक्वल टू क्या होता है, ए इनिशियल कितना है 238, ए फाइनल कितना है
206, तो 238 माइनस 206 5 4 क्या आ गया 8 आ गया। एन बीटा निकालना, नंबर ऑफ बीटा, जेड फाइनल 82 82 माइनस जेड इनिशियल 92 माइनस 2 इंटू एन अल्फा 8 आ गया, 2 इंटू 16 सॉल्व करो तो आंसर आ गया। कुछ करना नहीं था। ठीक, दो चीज़ें होती हैं, पेयर एनिलेशन, पेयर प्रोडक्शन। पेयर एनिलेशन में क्या होता है, मास से एनर्जी बनता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ये मतलब और पॉजिट्रॉन, इससे मिलता है दो गामा पार्टिकल्स। रेस्ट मास एनर्जी इसका कितना होता है, इलेक्ट्रॉन और ई प्लस का 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, एनर्जी से मास मिलता है, दो गामा टूट के मास देते हैं, और टोटल एनर्जी कितना होता है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर पेयर प्रोडक्शन टू अकर, पेयर प्रोडक्शन को होने के लिए जो एनर्जी होगा ना पेयर प्रोडक्शन का, ग्रेटर देन इक्वल टू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। और जो ई वाई होता है इक्वल टू लिख सकते हो तुम ई ऑफ गामा फोटॉन्स, इसको लिख सकते हो ई टोटल माइनस काइनेटिक एनर्जी पेयरिंग। ई टोटल कितना था 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख के कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर ला सकते हो। ठीक, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है और जो बाइंडिंग एनर्जी फ्रेगमेंट का होगा वो बाइंडिंग एनर्जी पेरेंट से ज़्यादा होगा। ये देखो ऐसे ऐसे होता ना फ्यूजन में, बड़ा से बड़ा वाला छोटा में जाता है, तो जो बाइंडिंग एनर्जी इसका फ्रेगमेंट का होगा वो ज़्यादा होगा बाइंडिंग एनर्जी पेरेंट से। ठीक है, सन और स्टार जो होते हैं वहाँ पे फ्यूजन होता है, एटम बम में फ्यूजन होता है, और सन और स्टार में बाइंडिंग एनर्जी जो फ्यूजन में क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी जो प्रोडक्ट की होगी वो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से ज़्यादा होती है। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखा है ना, ये भी तो वही है ना, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्रेगमेंट मतलब प्रोडक्ट ही होता है, ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंटल। फ्यूजन हो फ्यूजन हो, मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है लगभग बड़ा ही होता है मास ऑफ प्रोडक्ट से। फ्यूजन हो फ्यूजन हो, मास ऑफ रिएक्टेंट लगभग बड़ा ही होता है प्रोडक्ट से, इसका थोड़ा ध्यान रखना, लगभग बोल रहा हूँ। ठीक, आते हम लोग 27 मिनट हो चुका है, लास्ट हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, सबसे पहला कांस्टेंट माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल होता है लेमडा एन, इसको बोलते हैं लेमडा को बोलते हैं डी के कांस्टेंट, और एन को बोलते हैं रिमेनिंग न्यूक्लियर टाइम टी, यानी कितना बचा हुआ है वो हमारा होता है एन। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू एन और टी टू द पावर माइनस लेमडा टी। एन हमारा होता है कितना बचा हुआ है, जैसे पहले 100 था अब 20 बचा होगा, तो पूछ कितना बचा हुआ उसको लिखेंगे रिमेनिंग। एन नॉट इनिशियल होता है माइनस लेमडा डी के कांस्टेंट, और ये इट मीन्स नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई जो होता है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, माइनस आ गया ना, इसका मतलब डिक्रीज करेगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ग्राफ क्या बनेगा, ये बनेगा नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई क्या होता है धीरे धीरे टाइम के साथ डिक्रीज करता है। ठीक, लेकिन अगर तुम एन डैश निकाल रहे हो, एन डैश इक्वल टू एन नॉट माइनस एन, एन डैश हमारा क्या यहाँ पे डिकेड, कितना घट चुका मतलब कितना सड़ चुका है, कितना खत्म हो चुका है, वो जो होता है एन नॉट 1 माइनस टी टू पावर माइनस लेमडा टी होगा। यानी कि अगर बचा हुआ न्यूक्लियाई, यानी कि बचा हुआ न्यूक्लियाई घट रहा है टाइम के साथ, तो डीकेड न्यूक्लियाई क्या होगा, कितना सड़ रहा है सड़ रहा है सड़ रहा है, यानी बढ़ रहा होगा धीरे धीरे, जो सड़ रहा है यानी डीके हो रहा है वो तो बढ़ रहा है ना, तो इसका ग्राफ हो जाएगा ऐसे। ठीक, बढ़ेगा, और इसी को लॉग में, अगर इसी ग्राफ को हम लोग लॉग में कन्वर्ट कर दें, एल एन एन वर्सेस टाइम को, यानी नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई लेफ्ट को टी में टाइम में कर दें, तो स्लोप इक्वल हो जाएगा माइनस लेमडा, और ये ग्राफ बनेगा ऐसे। इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कभी भी पूछ सकता है। ठीक, तो एन डैश हो गया। लेमडा इक्वल होता है डी के कांस्टेंट, डिपेंड्स करता है ओनली ऑन द नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर प्रेशर टाइम अमाउंट उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, हाफ लाइफ टी हाफ इक्वल होता है 0.693 अपन लेमडा इक्वल टू एक है डी के कांस्टेंट है ना, और 0.693 को क्या लिखते हैं एल एन टू अपन लेमडा इक्वल टू 2.3 लॉग बेस 10 2 अपन लेमडा, बस एल एन को लॉग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एन अपॉन एन नॉट इक्वल टू होता है 1/2 पावर एन, एन मतलब होता है कितना बचा हुआ है, एन नॉट हमारा इनिशियल होता है, 1/2 पे पावर एन, जो एन होता है वो हमारा होता है टोटल टाइम, मान लो दिया 600 साल, अपॉन टी हाफ, उसका टी हाफ कितना दिया है, यानी एन इक्वल टू क्या होगा टोटल टाइम अपन टी हाफ। फॉर्मूले याद करो कैसे अप्लाई करना है, रात वाले सेशन में आना, इतने अच्छे तरीके से करा दूंगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, और जो ये एन बाई एन नॉट होता है, एन बाई एन नॉट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एक्टिव फ्रैक्शन बोलते हैं, तो 1/2 पे पावर एन को ही एक्टिव फ्रैक्शन बोला जाता है, एन अपॉन एन नॉट। और कहीं पे लिखा है डी के हो गया डी केस टू एक्स अपन वाई, डी केस टू एक्स अपन जेड, तो उसका मतलब ये होता है एक्टिव फ्रैक्शन के बारे में ही बोल रहा है। ठीक है, डी के फ्रैक्शन और प्रोबेबिलिटी फैक्टर, एक्टिव फ्रैक्शन क्या होता है जितना भी हो, तो डी के फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, डी के फ्रैक्शन हो जाएगा 1 माइनस एक्टिव फ्रैक्शन। अरे डी के फ्रैक्शन प्लस एक्टिव फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होता है, तो डी के फ्रैक्शन और प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 में से अपना एक्टिव फैक्टर घटा दो तो क्या हो जाएगा डी के फैक्टर आ जाएगा, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एन वन अपन एन टू, मान लो कहीं पर भी पूछ रहा है कितने नंबर एक्ट मतलब ये होगा
मतलब रिमेनिंग कितना हो, N1 कितना बचेगा, N2 कितना, रेशियो पूछ रहा है। तो N01 अपन N02, 1/2 पावर N1 अपन 1/2 पावर N2। N1 क्या होगा, टोटल टाइम अपन T हाफ ऑफ 1, N2 क्या होगा, टोटल टाइम अपन T हाफ ऑफ 2। याद कर लोगे ठीक है, नहीं याद करोगे तभी इन दोनों से लगा के, इन्हीं दोनों कंसेप्ट को लगा के इसका आंसर हम लोग लगा देंगे, ठीक है। बट इसको देख लो थोड़ा सही रहेगा। N1 अपन N2 इजक्वल टू यानी रिमेनिंग ऑफ N1 रिमेनिंग ऑफ N2 इजक्वल टू N01 अपन N2 1/2 पावर N-1 1/2 पावर नहीं N1 और N2 N1 हमारा क्या हो, टोटल टाइम अपन T हाफ, टोटल टाइम अपन T हाफ N2, ठीक। मीन लाइफ क्या होता है, मीन लाइफ को दिखाते हैं, एवरेज लाइफ बोलते हैं, टाउ बोलते हैं, टाउ इजक्वल टू 1 अपन लेमडा इजक्वल टू 1.44 टाइम्स T हाफ, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला फॉर्मूला। T हाफ जो होगा क्या होता है, ln 2 अपन लेमडा भी होता है, जो टाइम पीरियड T हाफ हमारा होता है ln 2 अपन लेमडा, देखो यहाँ पे इजक्वल टू टाउ ln 2। इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा टाउ ln 2, यानी टी टाउ इजक्वल टू हो गया 1.44 T हाफ, और T हाफ इजक्वल टू हो जाएगा टाउ ln 2। टाउ जो होता है हमारे पास वो T हाफ लाइफ से ज़्यादा होता है, यानी कि T हाफ ऑफ 50% डी के होता है, एवरेज लाइफ में 63% डी के होता है। एक मीन लाइफ के बाद यानी एवरेज लाइफ के बाद एन जो होता है वो 63% डी के हो जाता है और 37% ही बचा होता है, ठीक। ट्रिक देखो, एक मीन लाइफ के बाद N0/E होता है, दो मीन लाइफ के बाद N0/E² होता है, तो N मीन लाइफ के बाद N0/e⁴n होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछेगा N मीन लाइफ के बाद कितना, 5 मीन लाइफ के बाद N0 कितना हो जाएगा, तो N0/e⁴ हो जाएगा, ठीक। ln e का वैल्यू 1 होता है, ln x लिखा हुआ है तो xln बोलते हैं इसको, और 1/e का वैल्यू होता है 0.37, ये हमेशा काम आएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस फॉर सर्वाइवल ऑफ टाइम, न्यूक्लियस जो कितने टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा उसका फॉर्मूला होता है T इजकल टू n/n0 इजकल टू e⁻ बस इतना याद रखना, e⁻ ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी इजकल टू होती है, ए से दिखाते हैं -dn/dt इजकल टू λn, वही सेम चीज़ ऊपर वाली थी, बस वहाँ पे क्या था, n था, n0, वहाँ पे क्या था, n इजकल टू क्या था, n0 e⁻ यहाँ पे क्या था, एक्टिविटी a0 e⁻ इजकल टू λn0 e⁻ फॉर्मूले है, याद कर लेना। a/a0 वहाँ पे क्या था, n/n0 था, यहाँ पे a/a0 1/2 पावर n हमारा वही टोटल टाइम अपन T हाफ। कहीं पे डी के रेट पूछ रहा है, एमिशन रेट पूछ रहा है, काउंट रेट पूछ रहा है, एडिशन रेट पूछ रहा है, इसका मतलब सबका मतलब ये होता है एक्टिविटी पूछ रहा है, ठीक है। यूनिट देख लो एक्टिविटी का, 1 डी के पर सेकेंड है, 1 बेकरल बोलते हैं, 1 रदरफोर्ड भी होता है, 1 क्यूरी भी होता है। 1 रदरफोर्ड में क्या होता है, 1 बेकरल में 1 डी के पर सेकेंड, 1 रदरफोर्ड में 10⁻6 डी के पर सेकेंड, 1 क्यूरी में 3.7 इंटू 10⁻10 डी के पर सेकेंड। याद कर लेना, एनसीईआरटी में भी डाटा दिया हुआ है, ठीक है। एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम अगर पूछ लिया सैंपल को, उसको स्पेशल एक्टिविटी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। तो ये भी लेमडा एन के बराबर होगा, ये स्पेसिफिक एक्टिविटी लेमडा 1 ग्राम अपन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन कर देना, ठीक। अगर दो साइमल्टेनियस प्रोसेस है, जैसे लेमडा है, लेमडा बी है, एक में अल्फा डी के, एक में बीटा डी के हो रहा है, तो लेमडा इक्विवेलेंट क्या होगा, लेमडा ऑफ ए प्लस लेमडा ऑफ बी, यानी अल्फा डी के हो रहा है तो लेमडा ए है, बीटा है तो लेमडा बी है, तो लेमडा ऑफ ए प्लस लेमडा ऑफ बी। 1/T हाफ इजकल टू क्या होता है, 1/T हाफ ऑफ ए 1/T हाफ ऑफ बी, इसको भी याद कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर होता है ख़त्म, ठीक है। तो ये हमारा चैनल है मेडिको होली का भी, लाइक कर देना, ठीक है। मेडिको होली का भी है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत ज़्यादा ही मेहनत लग रही है, अपना समझ लो पूरा मैं छुट्टियाँ इसमें लगा रहा हूँ अपनी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और कीप सपोर्टिंग। बस अगर वीडियो देख रहे हो तो क्या करना, बस एक लाइक और कमेंट करना, एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो, बस कहीं अपने दोस्तों के पास अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दो। और क्या मैं तुमसे कहता हूँ, पैसे थोड़ी नहीं लेता हूँ यार तुमसे, ठीक है। ये अवतार सीरीज हमारी लॉन्च हो चुकी है, ये होती है हमारी, ठीक है। अब इसका मैं थियरी तुम्हें अभी दूंगा, शाम तक मैं तुमको थियरी प्रोवाइड कर दूंगा, अभी 2-3 घंटे में थियरी तुम्हें मिल जाएगी। और वो थियरी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसमें भर भर के थियरी है, इस चैप्टर में भर भर के थियरी है, इसमें और एटम में भी थियरी था। तो थियरी को अच्छे से करना, और मिलते हैं रात में क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे। 150 क्वेश्चन कराऊंगा एनसीईआरटी के, नीट पीवाईक्यू के और जेईई मेंस को मिला के। तो मिलते हैं रात में, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।